नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल बिगिन टू लर्न में, जहाँ सीखते हैं आप इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस। तो अब तक आपने देख लिया होगा थंबनेल में लिखा है, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को शुरू करें, उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह कुछ बात बता देना चाहता हूँ, आपसे आग्रह अनुरोध करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, आप बेल आइकन को दबाइए, वहाँ पर ऑल नोटिफ़िकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप हालाँकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, बहुत लंबे समय बाद वीडियो आ रही है, ये बात भी आपके दिमाग में कहीं न कहीं चल रही होगी, इतना लंबा समय कैसे लगा है। तो मेरा स्वास्थ्य पिछले कई दिवसों से खराब है, उसकी वजह से थोड़ा-सा लेट हुआ है वीडियो आने में। खैर अभी मैं स्वस्थ हूँ और आपके लिए फिर वापस से वीडियो लेकर के आया हूँ। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बिना किसी समय को गँवाए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। लेट्स बिगिन टू लर्न सेंटेंस। तो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तब तक आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट और मैं कर देता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि कभी-कभी आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो नुकसान आपका हो जाता है और ये वीडियोज़ आपके लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होने वाली हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं और ये सेंटेंस वाली वीडियो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस से आप हिंदी में बोलते हैं वाक्य। इसके बारे में हम बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के जानेंगे और एडवांस तक चलेंगे हम बात। तो हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस के बारे में जब बात हो रही है, तो हमें बात करनी पड़ेगी भाषा के बारे में क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बात आती है लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के लिए हम बात कर सकते हैं, सारी लैंग्वेज के लिए कॉमन बातें हैं। तो जब हम बात करते हैं भाषा की या फिर लैंग्वेज की, तो हमें कुछ बातों को सीखना ज़रूरी होता है, जानना ज़रूरी होता है, जो हर एक भाषा में कॉमन है। जैसे सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत होती कहाँ से है? ये सारी बातें मैं आपको पिछली वीडियो में मतलब सबसे पहली जो वीडियो है मेरी उसमें बता चुका हूँ। तो वहाँ आप गौर करेंगे कि हम देखेंगे लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज शुरू कहाँ से होती है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है, वो होती है आपकी वर्णमाला। हिंदी में आप इसे वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है। अब ये अल्फ़ाबेट क्या होता है? ये अल्फ़ाबेट को हम बोलते हैं, इसे हम कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट होता है आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन यहाँ हम देखेंगे, यहाँ कई सारे लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, ठीक है? और इन अल्फ़ाबेट्स जो आपका इस यहाँ से हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, अल्फ़ाबेट, ठीक है? मीन्स वर्णों का समूह होता है एक, जो किसी भी भाषा की आत्मा होता है, ठीक है? अब यहाँ बात चल रही है ग्रुप ऑफ लेटर्स की और आपकी अल्फ़ाबेट की, तो यहाँ से हम एक चीज़ सीखते हैं और वो क्या चीज़ सीखते हैं, सबको पता होनी चाहिए। लिखने के लिए लिख भी सकते हैं आप। आपका कोई भी होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज और उसमें आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या होता है आपका? वो होता है एक लेटर। मीन्स सबसे छोटी इकाई जो होती है अल्फ़ाबेट का हिस्सा, वो क्या होता है आपका? लेटर, ठीक है? तो लेटर जो होता है आपका किसी भी लैंग्वेज का छोटी से छोटी मीन्स स्मॉलेस्ट इकाई होती है। चलिए ये तो रही बात आपकी अल्फ़ाबेट की, लेटर की और स्मॉलेस्ट यूनिट की। इससे आगे बात करेंगे, इससे आगे बात करें उससे पहले हम थोड़ा-सा और गौर दे लेते हैं। जब आपकी बात अल्फ़ाबेट की चल रही है, तो अल्फ़ाबेट को हम इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश की बात तो मैं यहाँ बता सकता हूँ आपको कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो होता है आपका वोवेल, जिसे आप हिंदी में स्वर बोलते हैं और दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट, जिसे आप
हिंदी में व्यंजन बोल। ठीक है? तो दोनों ही बातें लगभग बातें हम समान पाएँगे हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में। अब वोवेल की बात चल रही है आपकी, तो वोवेल आपके पास यहाँ इंग्लिश में होते हैं 5 जो होते हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 आपके पास वोवेल होते हैं इंग्लिश में, ठीक है? और बाकी जो बचे हुए 21 लेटर्स होते हैं, वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये जो आपके 21 बचे हुए लेटर्स हैं, ये आपके कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फाबेट की कि सर अब यहाँ से आप लगा सकते हैं हिसाब, अपने आप कह दीजिए, सबको पता होगा, छोटी बच्चर की बात है ये कि अल्फाबेट इंग्लिश जो अल्फाबेट होती है उसमें आपके 26 लेटर्स, ठीक है, 26 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसे बोल रहे हैं आप यहाँ, वो ग्रुप में कितने लेटर्स होते हैं? ग्रुप होता है आपका 26 का। ये हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हमने देखा ए, ई, आई, ओ, यू 5 हमारे पास टोटल हो गए आपके वोवेल्स, और बी, सी, डी इस तरीके से आपके कंटिन्यू 26 जो हो गए बचे हुए बाकी के रेस्ट, ये बीच में से हमने इन 5 को निकाल दिया, ये आपके कॉन्सोनेंट्स हो। ये तो रही आपकी अल्फाबेट की बात। अल्फाबेट के बाद हमने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज उसकी बात भी कर ली है। तो हम बात करने वाले हैं सेंटेंस की, क्योंकि सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने छोटे से स्तर से बात करना ज्यादा सही समझा। अब यहाँ आपकी बात आ गई है सेंटेंस से हम बढ़ेंगे अब वर्ड की तरफ। तो यहाँ हम चलिए वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका लेटर, लेटर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक हमारे पास टर्म होता है वर्ड, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं शब्द। अब ये शब्द क्या होता है भाई साहब? शब्द कुछ भी नहीं है। इसे भी जैसे हम अल्फाबेट को ग्रुप ऑफ लेटर्स बोल रहे थे, ये भी आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, लेकिन यहाँ फर्क होता है। यहाँ पर हम जब अल्फाबेट की बात करते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, यहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स लिख दिया, मीन अक्षरों का और वर्णों का समूह। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? शब्द के मायने में इसके मायने बदल जाते हैं। क्या मायने बदलते हैं इसके? हम यहाँ बात करते हैं कि अक्षरों, वर्ण, वर्णों और समूह और लेटर्स का, तो इसे यहाँ लिख सकते हैं लेटर्स का वह समूह जिसका स्पष्ट अर्थ होता है, जिसका स्पष्ट अर्थ होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, लेटर्स का, वर्णों का, अक्षरों का वो ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है, इसका कोई स्पष्ट अर्थ होता है, उसे हम वर्ड बोलते हैं, उसे हम शब्द बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो बात हो गई वर्ड की। तो अब हम धीमे धीमे करके आते हैं सेंटेंस की तरफ। तो अब यहाँ हमने देखा आपका अल्फाबेट एक स्मॉलेस्ट यूनिट, एक छोटी सी चीज से शुरू की, हमने शुरुआत की, वो था आपका लेटर, वहां से हमने बना दिया वर्ड, और वर्ड से लेकर के अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, और अब बढ़ रहे हैं हम आगे सेंटेंस। ठीक है, अब आप सारी बात जानते हैं कि आपका सेंटेंस कहाँ से निकल करके आता है, क्यों सेंटेंस में हम कई सारे शब्दों का और अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यह देखेंगे सेंटेंस के बारे में जब बात करते हैं, जैसे आप हिंदी में वाक्य बोलते हैं, यहाँ वर्ड को आपने शब्द बोला, सेंटेंस को आप बोलेंगे वाक्य। अब जब बात हो रही है वाक्य की, तो यहाँ हम जानेंगे जिस तरीके से लेटर्स का एक जो ग्रुप है जिसका कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, क्लियर मीनिंग होता है, वो आपका वर्ड होता है, ऐसे ही आपका वर्ड्स का ग्रुप बन जाएगा। एक लेटर्स का ग्रुप बना वर्ड, और वर्ड्स का ग्रुप बन जाएगा सेंटेंस। छोटी सी बात है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर शब्दों का या वर्ड्स का समूह है, या लिख दीजिए शब्दों का समूह। इसी प्रकार जैसे ऊपर लिखा हमने, वहां लेटर की जगह हमने शब्द यूज, शब्दों का वह समूह जिसका
पूर्ण भाव प्रकट होता है। ठीक है? यहाँ पर अर्थ हो रहा था, भाव का मतलब भी यहाँ पर अर्थ ही है। वो क्या कहलाता है आपका? सेंटेंस कहलाता है, एवं वाक्य कहलाता है। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर आप इंग्लिश में नहीं बताते हैं, इंग्लिश में बता सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि हम हिंदी में क्लास करते हैं पूरी, तो यहाँ आप हिंदी में आसानी होती है समझने के लिए, क्योंकि ये सारी की सारी क्लासेज आपकी हर एक बोर्ड के बच्चे के लिए, स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जो भी या फिर जो भी एडवांस बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता है, हर किसी के लिए यूजफुल है यहाँ। यहाँ कर आप बिल्कुल मायूस होकर के नहीं जाएंगे। ठीक है? तो जैसी भी आपको जो भी चीज़, जो भी टॉपिक चाहिए, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हर चीज़ यहाँ से आपको मिलेगी, कमेंट सेक्शन में आप नीचे मुझे बता दीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स, मैं लिख देता हूँ, यदि आप साथ-साथ लिख सकते हैं, कंप्लीट सेंस। ठीक है? शब्दों का वह समूह जिसका एक अर्थ होता है, एक भाव होता है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, ये आपका सेंटेंस हो जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके सामने स्क्रीन क्लियर करता हूँ, फिर यहाँ से आगे हम एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, ऊपर आपने लिख लिया होगा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब बात करते हैं आपके एग्जाम्पल्स की। चलिए, ये तो आपका सेंटेंस। अब सेंटेंस के बाद यहाँ हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं अब। जैसे मैंने लिखा, आपका सबसे पहले वर्ड के लिए मैं एग्जांपल्स लिखना चाहूँ तो वर्ड के लिए एग्जांपल्स मैं लिख सकता हूँ। जैसे हमने कहा था लेटर्स आपके आगे ए बी सी डी से हमने शुरू कर दिए, अल्फाबेट के हो गए। जैसे मैंने लिख दिया बॉय, ये क्या है आपका बी ओ बाई। ठीक है? ऐसे ही हमने लिख दिया आपका कैट, ये क्या है, लेटर्स को हमने चुना, वोवल और कॉन्सोनेंट्स को मिक्स किया, दोनों का एक मीनिंग निकला, ये क्या बन गया आपका वर्ड। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे आगे, इससे आगे और बढ़ेंगे, अब सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस में हमने देखा, मैं लिखता हूं राम इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है? तो मैंने देखा यहाँ पर कुछ वर्ड्स को कलेक्ट किया और एक सीक्वेंस में लगा दिया। हमने जैसा डेफिनेशन में पढ़ा, जाना कि जिसका कोई भाव प्रकट होता हो, पूर्ण भाव प्रकट होता हो, इसका कोई अर्थ निकलता हो, वो आपका वाक्य कहलाएगा। ऐसा शब्दों का समूह। तो देखिए राम, हम यहाँ पर मल्टीपल वर्ड्स को लेकर के आए हैं, हमने इकट्ठा कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, एक सीक्वेंस होता है उनका, उनको जोड़ने का सीक्वेंस भी हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अभी हम केवल इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं सेंटेंस के बारे में। तो आज हम केवल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, उसमें भी केवल आधा ही जानेंगे, हम केवल जानेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का सब्जेक्ट ही जानेंगे। ठीक है? तो वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके बाद हम प्रेडिकेट को बाद में जानेंगे। तो हमने देखा यहाँ राम इज राइटिंग अ लेटर, मैंने सेंटेंस लिखा, यहाँ पर देखा ये ग्रुप है बहुत सारे वर्ड्स का, जिसका एक मीनिंग निकलता है। ऐसे ही मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया शट द डोर। तो अब आप देखेंगे शट द डोर में क्या है, ये भी एक ग्रुप है लेटर वर्ड्स का, और जिसका भी एक मीनिंग निकलता है। आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसके लिए आपके लिए क्या बोला जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आपके ऊपर वाले जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके वर्ड के हैं, और नीचे वाले एग्जाम्पल्स जो है आपके ये सेंटेंस के हैं। इनको आप देख सकते हैं और आसानी से सारी बात समझ सकते हैं। यहाँ तक तो थी आपकी इंट्रोडक्शन कि आपका सेंटेंस किस तरीके से बनता है। अब आते हैं मुख्य बात पर, जिसके लिए ये वीडियो आपकी बनाई जा रही है, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो हम बात करते हैं अब सेंटेंस के बारे में, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक है? तो मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं। चलिए, अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। आपके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या फिर आपके वाक्य के भाग, यहाँ लिख सकते हैं आप वाक्य के
भाग। ठीक है, एक वाक्य के कितने भाग हो सकते हैं इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ वाक्य के या सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो या मैं लिख सकता हूँ देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के 2 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आप देखिए। सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला तो होगा आपका सब्जेक्ट, दूसरा होगा आपका प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को आप हिंदी में बात बात बोलते हैं उद्देश्य, और प्रेडिकेट को आप हिंदी में बोलते हैं विधेय। ठीक है, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सब्जेक्ट को सर हम कर्ता बोलते हैं। हाँ, आप कर्ता बोल सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इस चीज को आप थोड़ा गौर से सुनेंगे तो कर्ता कहाँ होता है, कर्ता के भी कुछ मायने बदल जाते हैं, और आपके विधेय के भी कुछ मायने अलग होते हैं। तो सब्जेक्ट आपका उद्देश्य को समझें आप, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं उसको समझें। तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जरा सब्जेक्ट क्या होता है आपका। तो सब्जेक्ट जो होता है आपका, अब जो बात आप कहना चाहते हैं आपके दिमाग में जो चल रही है, आपने सुना है या आपने पढ़ा है, वो भी आपके दिमाग में क्लियर कर देता हूँ। जो सब्जेक्ट जिसे आप कर्ता बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहा हूँ। कर्ता क्या होता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस में बात करते हैं तो सेंटेंस में सबसे पहले किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम लिया जाता है, वो आपका कर्ता होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाक्य में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम लेते हैं, वो क्या होता है आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो उसे सब्जेक्ट या फिर कर्ता। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपके में। किसी भी वस्तु का नाम लेंगे या वस्तु का या व्यक्ति का नाम लेंगे, यहाँ व्यक्ति और वस्तु से आप समझ सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका नाउन। ठीक है, कोई भी आपका नाउन, इतना सा ध्यान रखिए, नाउन। अब यहाँ पर आगे चल के देखेंगे, हम यहाँ बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। अभी तो सिर्फ हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोनाउन में आपको लिख देता हूँ, हालांकि प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया नहीं है, आगे सीखेंगे, धीमे धीमे करके सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो हमने देखा किसी भी सेंटेंस में हमने किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पर्सन का नाम लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लिया, किसी भी थिंग का नाम लिया, वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, वो आपका कर्ता हो जाएगा। ठीक है सर, हमने उद्देश्य के बारे में नहीं बताया आपको, अभी उद्देश्य के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो कर्ता चल रहा था उसका हमने आपको क्लियर किया कि ये कर्ता क्या होता है। ठीक है सर, इसके बाद अगर हम बात कर लें प्रेडिकेट की, विधेय की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रेडिकेट की इधर, तो प्रेडिकेट के बारे में जरा देख लेते हैं। प्रेडिकेट के बारे में हमने सेंटेंस में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में नाम लिया, जिस व्यक्ति वस्तु का, तो उसके बारे में कुछ बात बताएंगे। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो बात कही जा रही है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये लिख सकते हैं आप, अ, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, कुछ कहा जाता है, ये देखिए जरा, यहां गौर करना, कुछ कहा जाता है। ये जो कुछ कहा जा रहा है, यही आपका क्या है, वह प्रेडिकेट, यानी आपका विधेय। ये सब कैसे हो जाएगा, ये जरा हमें बताइए। तो हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं, निश्चिंत रहें आप। तो मैं आपके यहाँ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ कुछ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ केवल दो ही, यहाँ धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसे गौर से देखें। यहाँ देखें, मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा मोहन लाल।
यहाँ देखिए अगर आपने पिछले वीडियो को देखा है ढंग से तो हमने नाउन के बारे में पढ़ा है और वर्ब के बारे में, तो वर्ब तो इससे जस्ट पहले ही हमने खत्म किया है। तो यहाँ पर आपका मोहन जो है वो वर्ब आपका नाउन है। तो हमने कहा किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, वस्तु का नाम लिया जाएगा, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बारे में कुछ कहा जाएगा, तो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि मोहन आपका हंस रहा है, तो ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई है? तो लास्ट आपका आपका ये विधेय हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं बात को। ठीक है, मोहन लास्ट लिख दिया मैंने, या फिर मैं लिख सकता हूं चाइल्ड वीप्स। अब देखिए बच्चा है, तो कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु कह सकते हैं बच्चे को। चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है। क्या कर रहा है? रो रहा है। इसके बारे में क्या हमने बताया कि वो रोता है। तो ये जो आपका वस्तु या व्यक्ति हो गया, इसके बारे में जो बोला गया रोना, वो क्या है आपका विधेय हो गया। आपका ये सब्जेक्ट और ये आपका प्रेडिकेट। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसी से हम समझ सकते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पार्ट्स। ये सेंटेंस था, सेंटेंस को हमने देख लिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट्स में तोड़ दिया हमने सेंटेंस को। अब इससे आगे चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट को जरा गौर से और ध्यान से, बहुत गहराई से समझने की कोशिश हम करते हैं। तो जहां भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, मैं इसको साफ करता हूं। चलिए, अब आती है आपकी बात, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अंदर की बात करते हैं। अब अंदर की बात करते हैं, यहां देखते हैं हम आपके लिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब आप थोड़ा गहराई से सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, सेंटेंस को समझ पाएंगे। तो हम सब्जेक्ट को भी दो भाग में तोड़ देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को हमने दो भाग में तोड़ दिया। तो पहला क्या होता है आपका? पहला होता है क्वालिफायर, और दूसरा होता है आपका मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड। ठीक है, तो हमने दो भाग में तोड़ दिया सब्जेक्ट को। सेंटेंस में हमने दो भाग में तोड़ा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और हमने सब्जेक्ट को, अब हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट को हमने दो भाग में तोड़ा, पहला क्वालिफायर और दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड में। अब हम क्या करेंगे देखेंगे, और गहराई में चलते हैं। क्वालिफायर को भी हम तोड़ देते हैं तीन भागों में। क्वालिफायर को तीन भाग में कौन से में तोड़ते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। क्वालिफायर को तोड़ते हैं, सबसे पहला आपका डिटर्मिनर होता है। अब डिटर्मिनर क्या होता है सोच रहे होंगे, बताएंगे सर आपको इसके बारे में भी। दूसरा होता है आपका एजेक्टिव। एजेक्टिव के बारे में हमने आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले डिमांड आ गई थी वर्ब की, हम एजेक्टिव शुरू करने वाले थे। अब जैसे ही वर्ब क्लियर किया कि सर आप सेंटेंस बताइए, डिमांड आपके हिसाब से चल रहे हैं सर, तो एजेक्टिव को हम बताएंगे इसके बाद में शुरू करेंगे। हालांकि इतना जरूरी, अभी तो आपके लिए सेंटेंस इतना जरूरी ये नहीं है। और जो आपका तीसरा पार्ट जो होता है, वो होता है आपका एजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, यहाँ आप गौर करेंगे, हमने देखा सेंटेंस को तोड़ा दो भागों में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में। अब हम जब बात कर रहे हैं सिर्फ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट को भी हमने तोड़ दिया दो भागों में, क्वालिफायर में और दूसरा होता है आपका मेन वर्ड में। अब क्वालिफायर की बात हम करें तो क्वालिफायर को हमने तीन भागों में तोड़ दिया है। पहला होता है आपका डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा होता है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, और प्रेडिकेट के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि सब्जेक्ट में हमने कहा कि सर अभी तो आप बता रहे थे कि आपका कोई भी व्यक्ति का नाम होगा या फिर किसी वस्तु का नाम होगा जो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। ऐसा नहीं है। अब हम देखिए धीरे धीरे करके आपका भ्रम दूर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में अभी ये दिमाग में चल रही होगी बात कि नहीं सर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, कभी कभी उसमें आपका प्रोनाउन भी आ जाता है, कभी कभी आपका कोई वर्ब भी आ जाती है। इस तरीके से हम देखेंगे सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐड होती है। तो आप तो सर केवल यही बता रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। तो कुछ स्टेप्स में क्लियर करेंगे। आप अपना कॉपी और पेन तैयार रखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, साथ साथ में आपके साथ में बोलता रहूंगा। यहाँ से आपकी मुख्य क्लास शुरू हो रही है अभी।
अंदर के लिए। तो जब हम बात करेंगे सेंटेंस की, तो मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ। तब तक के लिए मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। चलिए, अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की। तो यहाँ मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं इधर साइड में लिखता हूँ आपका सब्जेक्ट, इधर साइड में लिखता हूँ मैं प्रेडिकेट। तो जरा गौर से देखेंगे, मैं लिखता हूँ कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूँ, सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ, सेक्शन ए, ग्रुप ए या सेक्शन ए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आपका, मैंने लिखा सब्जेक्ट है आपका राम, और प्रेडिकेट में लिखता हूँ इधर आपका प्लेस। ठीक है, और इधर मैं सब्जेक्ट में लिखता हूँ आपका मीना, प्रेडिकेट में लिखता हूँ आपका वीक। ठीक है, ये तो थी आपकी ग्रुप ए की बात। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखेंगे, सब्जेक्ट में लिखता हूं मैं यहां पर ही, और यहां लिखता हूं प्लेड, या फिर प्लेज कुछ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लिखता हूं इधर शी, और इधर लिखता हूं मैं वेप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी में देखेंगे जरा, मैं लिखता हूं इधर स्मोकिंग, और इधर लिख देता हूं मैं इज इंजूरियस। ठीक है, और अब आती है सबसे लास्ट में डी ग्रुप में। डी ग्रुप में मैं लिखता हूं इधर टू वॉक, और इधर लिखता हूं मैं इज यूजफुल। अब आप गौर करेंगे, इधर देखेंगे, क्या देखेंगे सर? आप देखेंगे इधर सब्जेक्ट में हमने देखा दो नाम लिखे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि आपका कोई भी सब्जेक्ट किसी वस्तु का नाम होगा, किसी व्यक्ति। तो यहाँ किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ये है आपका नाउन। सब्जेक्ट क्या है आपका? यहाँ नाउन है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप दूसरे ग्रुप में देखेंगे, दूसरे ग्रुप में आप क्या देखते हैं? ये आपका प्रोनाउन। ठीक है, अब जब आप तीसरे ग्रुप में आएंगे, तीसरा जो आपका चौथा पांचवा सेंटेंस जो मैंने लिखा है, यहां देखेंगे ये आपका एक, जो कि आपका वर्ब का एक भाग होता है। ठीक है, अगर आप नीचे और लास्ट में आएंगे, तो यहां देखेंगे ये आपका इन्फिनिट, जो कि आपका एक वर्ब का ही भाग है। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा? हमने यहां देखा, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक बात कह सकते हैं कि भाई साहब, आपका सब्जेक्ट होता है सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम नहीं होता है। वहां पर हम आप नाउन को भी यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हैं, gerund को भी यूज कर सकते हैं, और इन्फिनेटिव को भी यूज कर सकते हैं। ये तो रही बात आपकी सिंगल सब्जेक्ट की, जहां पर आपका एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने देखा सब्जेक्ट के स्थान पर, एक और चीज हम देखेंगे यहां पर, जो हमने बात की है इस पीछे वाले यहाँ पर, कि आपका जो हम सेंटेंस को, आपका सब्जेक्ट को तोड़ते हैं मेन वर्ड में और हेड वर्ड में। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो आपका जो सिंगल वर्ड आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ यहाँ जो आपका जो सिंगल वर्ड आपने जो यूज किया है हमने, वो सिंगल वर्ड भाई साहब आपका ये सिर्फ और सिर्फ ये राम, मीना, ही, शी, स्मोकिंग, टू वॉक, इस तरीके से ये जो है आपका सिंगल वर्ड, आपका ये सारे के सारे मेन वर्ड्स। ठीक है, ये क्या है आपके मेन वर्ड्स। तो कि सर आपने क्वालिफायर बताया था, क्वालिफायर कहाँ गया? क्वालिफायर के बारे में बात करेंगे, सब्र रखो थोड़ा सा। तो हमने देखा यहाँ राम आपका मेन वर्ड है, मीना मेन वर्ड है, ही मेन वर्ड है, शी मेन वर्ड है, स्मोकिंग मेन वर्ड है, टू वॉक आपका मेन वर्ड है। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये तो थी आपकी कुछ स्टार्टिंग के सेंटेंसेस, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ड को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। अब चलिए जरा हम बात कर लेते हैं थोड़ी और हटके अलग से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे क्लियर करता हूं।
तो अब इसके आगे थोड़ी और बात करेंगे। चलिए, अब यहाँ देखिए, इसी कड़ी में हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ और सेंटेंसेस में आपके आगे लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ, आप देखेंगे, मैं लिखता हूँ डॉग्स। यहाँ लिखते हैं प्रेडिकेट में आपका बार्क। यहाँ आप गौर करेंगे कि जो आपका डॉग्स है, वो आपका नाउन है और सिंगल वर्ड है, वो आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड है। क्लियर? तो यहाँ आप देखेंगे, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे फिर मैंने यहाँ नाउन के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। यहाँ लिखा मैंने शी, ठीक है? तो यहाँ शी के बाद में हम प्रेडिकेट कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ शी लेबर्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करती है। तो अब आपका जो शी है, ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन को तो नाउन की तरह यूज कर लिया। अब मैं आपके दिमाग में जो डाउट था, कहेंगे सर आप वापस से यही सेंटेंसेस क्यों लिख रहे हैं? ये सेंटेंसेस इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपने पिछले सेंटेंस में देखा, हमने जिरंड का यूज किया, हमने जान लिया जिरंड का यूज किया है, हमने जान लिया इन्फिनेटिव का यूज किया है, और ऐसे ही और भी सारी चीजों का हम यूज करेंगे। तो हम मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे हमने अब इसके आगे जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, वो है आपका द पुअर। और ये द पुअर जो है आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को यहां हमने एज अ नाउन यूज किया। ठीक है। और जब कोई भी चीज हमने वर्ब में पढ़ा है, जीरंड को पढ़ा, हमने इन्फिनेटिव को पढ़ा, तो हमने देखा था कि आपका जो जीरंड को भी एज अ नाउन हम यूज करते हैं, इन्फिनेटिव को एज अ नाउन यूज करते हैं। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम एडजेक्टिव को भी एज अ नाउन यूज करते हैं। एडजेक्टिव को जब डिटेल में पढ़ेंगे, तब ये चीज भी हम, यही भी रूल इसका भी हम आगे पढ़ लेंगे कि आप एडजेक्टिव को नाउन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं स्मोकिंग, तो आपका स्मोकिंग है तो ये जीरंड, लेकिन ये आपका काम कैसा कर रहा है? ये नाउन का। तो स्मोकिंग जो है आपका जीरंड, लेकिन यूज कैसे हुआ है आपका? एज अ नाउन। ठीक है। तो आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं अब कि यहाँ पर हम नाउन को या वर्ब को किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, स्मोकिंग नाउन की तरह हमने यूज कर लिया। ऐसे ही मैं लिखता हूं टू एयर इज ह्यूमन। तो यहाँ देखेंगे टू एयर, ये आपका इन्फिनेटिव है और इसे भी हमने एज अ नाउन यहाँ यूज किया है। इसका भी रूल हमने नीचे पढ़ा है पीछे। ऐसे ही एक मैं आपके सामने फ्रेज लिखता हूं, टू फाइंड फॉल्ट। ठीक है, ये आपका वैसे तो है फ्रेज। इसे आपका मुख्य रूप से अगर टू फाइंड में देखेंगे तो आपका ये इन्फिनिटिव बन जाता है और टू फाइंड फॉल्ट आपका ये फ्रेज है, लेकिन इस फ्रेज को हमने यूज किया है एज अ नाउन। ठीक है। तो यहां से आपके लिए सारी चीज क्लियर हो गई है कि हम क्यों कह रहे थे शुरुआत में किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम या फिर कोई भी नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। तो यहाँ अब हम आसानी से कह सकते हैं कि सब्जेक्ट में हम क्या यूज कर सकते हैं? कोई भी नाउन या प्रोनाउन। लेकिन कब, किस फॉर्म में? मीन्स कोई भी आपकी वर्ब, जीरंड, इन्फिनिटिव या कोई भी फ्रेज जिसे हम नाउन की तरह यूज कर रहे होंगे, तो वो आपका नाउन ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। तो आप यहां से अब आप थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं, बात करते हैं क्वालिफायर। यहां हम देखेंगे, इसके बाद इसे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं क्लियर करता हूं बोर्ड को। चलिए, अब हम आगे कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, उनमें देखेंगे हमारे पास क्वालिफायर भी होगा। तो सबसे पहले इधर हम क्वालिफायर लिख लेते हैं और इधर लिखते हैं आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आपका इधर आएगा फिर
जब जहां आपका क्वालिफायर आ जाता है तो वहां आपका हेड वर्ड हो जाता है, वो आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। मेनली जब क्वालिफायर के साथ कोई भी चीज, क्वालिफायर के साथ जब भी हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे हेड वर्ड, वो मेन रूप से आपका नाउन होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है आपका प्रेडिकेट। ठीक है, यहां और देखेंगे, मैं लिखता हूं क्वालिफायर में आपका अ। ठीक है, इसके बाद यहां लिखा हमने बॉय, इसके बाद लिखते हैं हम रन्स। ठीक है, गौर करेंगे जरा, दैट मैन लाफ्स। ठीक है, फ्यू गर्ल्स डांस्ड, मैनी बॉयज प्लेड। यहां देखिए आप, हमारे पास जितने भी हैं, हमने ये जो वर्ड्स लिखे हैं, अ, दैट, फ्यू, मैनी। ठीक है, ये आपके क्वालिफायर का काम कर रहे हैं। क्वालिफायर का काम किस तरीके से कर रहे हैं, मीन्स यहां देख सकते हैं कि आपके जो हमने नाउन के ठीक पहले एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक पहले जिनको हमने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, मीन्स सब्जेक्ट से पहले आपका प्री सब्जेक्ट जिन भी वर्ड्स का हमने यूज किया है वो आपके क्वालिफायर होंगे। और उसके बाद हमारा जो नाउन यूज होगा, हमने यहाँ देखा बॉय नाउन है, मैन नाउन है, गर्ल्स नाउन है, बॉयज आपका नाउन है अगेन। तो ये आपके सारे के सारे नाउन हैं और ये हैं आपके हेड वर्ड। ठीक है, और ये आपका ए, दैट, फ्यू, मैनी, ये सारे आपके क्वालिफायर्स हैं। ठीक है सर। तो अब एक चीज यहां गौर करिए कि आपका क्वालिफायर जो होगा, जो हमेशा क्वालिफायर क्या होगा आपका, हमेशा हेड वर्ड के ठीक पहले यूज किया जाएगा। दूसरी चीज, आपका जो हेड वर्ड चीज होगा वो मोस्ट प्रोबेबली नाउन होगा, या फिर आपका ये प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये दो चीज हो सकती है हेड वर्ड में, नाउन या प्रोनाउन। इतनी चीज आपकी समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात। अगर आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसे थोड़े से और आगे की बात करते हैं। ठीक है, कि अब क्वालिफायर में कुछ लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी, सर क्वालिफायर क्या फिक्स होता है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्वालिफायर फिक्स नहीं होता है। क्योंकि जब हम बात आगे की करेंगे, जैसे हम डिटर्मिनर कहेंगे, सर हम डिटर्मिनर को खो गए, अब इसमें डिटर्मिनर नहीं है क्वालिफायर में। आपका देखिए यहां पर क्वालिफायर जरूरी नहीं आपका एडजेक्टिव की हमने बात की, तो आपका क्वालिफायर एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, क्वालिफायर आपका कोई डिटर्मिनर भी हो सकता है। लेकिन जब डिटर्मिनर, स्पेशल डिटर्मिनर हम यूज नहीं कर रहे हैं, तब तक वो सिर्फ हेड वर्ड के पहले हमने एक ही वर्ड भी यूज किया है, फिर चाहे वो एडजेक्टिव है, चाहे वो आपका कोई डिटर्मिनर है, वो आपका क्वालिफायर ही रहेगा। ठीक है, जैसे ए आपका हमने जो यूज किया, ए और ये आपका इस समय क्वालिफायर है ना कि डिटर्मिनर। जैसे हमने यहां पर द यूज कर देते तो द आपका क्वालिफायर होता ना कि डिटर्मिनर। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। चलिए, और क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूं। चलिए, अब बात करते हैं हम डिटर्मिनर के साथ, कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे और उसमें साथ में होगा डिटर्मिनर। तो सबसे पहले इधर लिख देते हैं डिटर्मिनर, उसके बाद आएगा आपका क्वालिफायर, इसके बाद आएगा आपका हेड वर्ड, और उसके बाद आएगा आपका प्रेडिकेट। ध्यान रहे, हम बात सिर्फ और सिर्फ यहां कर रहे हैं सब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है कि हम यहां जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट। तो इतना सा जो आपका हिस्सा है, ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा आपका सब्जेक्ट है। ठीक है सर, ये हिस्सा क्या है आपका, सब्जेक्ट है।
और ये आपका बाद बाकी प्रेडिकेट। तो अब हम जो आगे लिखेंगे उन पर गौर करेंगे। डिटरमिनर मैंने कहा था आपको बताएंगे आगे। देखेंगे हमने लिखा अ ब्लाइंड मैन। ठीक है, प्रेडिकेट में लिख दीजिए इधर वॉक। हम लिखते हैं द ब्यूटीफुल गर्ल danced the old lady cried these pretty babies। प्ले। यहां गौर करेंगे तो हमने देखा कि अब यहां हमारे पास तीन चीजें कौन सी हैं। एक डिटर्मिनर है हमारे पास, दूसरा क्वालिफायर है हमारे पास, तीसरा आपके पास हेड वर्ड। ठीक है, जब हम सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात कर रहे थे वहां पर हमारे पास सिर्फ एक नाउन था और एक वर्ब थी। जब हमने और आगे बढ़ने की बात की तो हमारे पास उनमें से क्वालिफायर भी ऐड हो गया, लेकिन वो क्वालिफायर में हमारे पास कोई क्लियर नहीं था कि क्वालिफायर क्या हमारे पास हमेशा डिटरमिनर ही होगा, क्या एडजेक्टिव ही होगा, क्या और भी कोई भी, या इन्फिनिटिव हो गया, जीरंड होगा। ठीक है, लेकिन जब एक चीज ध्यान में हमको बात रखनी है कि जब आपके सब्जेक्ट में सेंटेंस में डिटरमिनर हो, क्वालिफायर हो, हेड वर्ड हो, तो ये चीज आपके दिमाग में फिर क्लियर हो जाती है। जिस तरीके से सब्जेक्ट में हमने क्लियर विजन कर लिया था कि आपका जो सब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन होगा, और नाउन प्रोनाउन के लिए मैंने आपको बता दिया था, फिर चाहे वो आपका जीरंड हो तो जीरंड भी एज अ नाउन हम यूज करते हैं, वर्ब में हमने पढ़ा है। इन्फिनिटिव होगा एज अ नाउन यूज करते हैं, वर्ब में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां हेडवर्ड की जब बात चलती है तो आपका हेडवर्ड हमेशा हमेशा हेडवर्ड आपका नाउन और प्रोनाउन रहेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका नाउन रहता है। लेकिन जब आपका हेडवर्ड के साथ सब्जेक्ट में क्वालिफायर ऐड हो जाए तो क्वालिफायर हमेशा, अब आप देखिए सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव हैं। ब्लाइंड एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ओल्ड एडजेक्टिव है, प्रेटी एडजेक्टिव है। तो अब जब हेड वर्ड में सब्जेक्ट में डिटरमिनर दे रखा हो, क्वालिफायर दे रखा हो, हेड वर्ड दे रखा हो, तो हेड वर्ड वहां आपका नाउन हो जाएगा, क्वालिफायर एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, क्वालिफायर हमेशा अब आपका एडजेक्टिव रहेगा और डिटरमिनर क्या होता है आपका, डिटरमिनर में आपके लिए ए एंड द दीज इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो एक स्पेशलिटी जो बताते हैं, जो नाम को क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, वो आपके डिटरमिनर्स होते हैं। जैसे वहां आपका अ जो है इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि आदमी सिंगल है। ब्यूटीफुल, अब द का यूज जब आपका जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे ए अंदर तब हम द का यूज पढ़ेंगे और तब हम समझेंगे ज्यादा गहराई से कि द किस किस तरीके यूज करते हैं, तो द किस सेंस में यहाँ यूज हुआ है, तो उस तरीके से आपका द भी डिटरमिनर है। ऐसे ही दीज भी यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर रहा है कौन से वाले बेबीज, दीज बेबीज, तो ये आपके के सारे डिटरमिनर्स यहाँ है। क्लियर हो गई बात। तो डिटरमिनर्स आपके आर्टिकल्स डिटरमिनर्स होते ही होते हैं, इनमें से कुछ आपके प्रोनाउंस डिटरमिनर्स में ऐड कर दिए जाते हैं, ये बात आप नोट कर सकते हैं। तो इतनी सी बात, जो नोटेबल थिंग्स हैं, जो नोटेबल पॉइंट्स हैं, तो नोटेबल पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं यहाँ। यहाँ लिख दीजिए जब आपके सेंटेंस में मीन्स आपके सब्जेक्ट में तीनों चीज हों, जब आपके सेंटेंस में तीनों चीज हों तो वहां पर सब चीज आपकी फिक्स हो जाती है। जैसे आ, मैं लिख देता हूं, जब सेंटेंस में तीनों तीनों का मतलब डिटरमिनर,
क्वालिफायर और हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड। हाँ, तब क्या होगा, आपका हेड वर्ड हमेशा नाउन होता है, क्वालिफायर आपका एडजेक्टिव होता है और डिटरमिनर जो कि एक स्पेशल अलग से टॉपिक है, डिटरमिनर्स में क्या होता है आपका आर्टिकल्स। ठीक है, और कुछ प्रोनाउंस को भी हम इसमें ऐड कर दें। इतनी सी बात आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं। इसके बाद अब जो बात रह गई सर, एक और चीज रह गई है, और वो रह गई है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है चलिए, तो अब हम एडजेक्टिवल फ्रेज को भी इसमें साथ में ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो अब हम साफ साफ लिख सकते हैं यहां पर। अब हमें कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट में हमेशा डिटरमिनर होता है। सीक्वेंस है, आप इसे याद कर सकते हैं। और जो क्वालिफायर होता है वो हमेशा क्या होता है, क्वालिफायर हमेशा आपका एडजेक्टिव होता है। मैं यहां पर एडजेक्टिव भी लिख सकता हूं या फिर क्वालिफायर भी लिख सकता हूं। ठीक है, फिर आपका जो हेड वर्ड होता है, और हेड वर्ड हमेशा आपका नाउन होगा। मैं यहां पर आपका नाउन भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और चीज, नई चीज इसमें जो ऐड कर रहे हैं, वो है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, और इसके बाद आएगा आपका प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहां देखिए हमारे पास कितनी चीज हो गई है एक सेंटेंस में। अब सेंटेंस किस तरीके से बड़ा होता जाता है, यहां गौर करने की बात है। तो डिटरमिनर में हमेशा आपका ए एन द, क्वालिफायर में हमेशा एडजेक्टिव, नाउन में सॉरी हेड वर्ड में हमेशा आपका नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज आपको मैं अभी बताता हूं, और प्रेडिकेट आपका जो रहता है वो रहेगा। तो हम गौर करेंगे, देखेंगे। आपका डिटरमिनर में हम लिख सकते हैं क्या होता है हमेशा, द। ठीक है, एडजेक्टिव हमेशा आपका, क्वालिफायर हमेशा क्या रहेगा, क्वालिफायर हमेशा आपका एडजेक्टिव रहेगा, तो हमने लिख दिया ओल्ड। अब आपका हेड वर्ड हमेशा नाउन रहेगा, तो लेडी। एडजेक्टिवल फ्रेज जो होगा वो क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है कि मींस जो भी हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसकी पोजीशन ये बताएगा। क्लियर? ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, उसको और क्वालिफाई करेगा। अब प्रेडिकेट में क्या है, ये हमने लिख दिया इज वाइज। तो यहां देखेंगे डिटरमिनर में द, क्वालिफायर आपका एडजेक्टिव ओल्ड हो गया, नाउन आपका हेड वर्ड है, और एडजेक्टिव फ्रेज में आपका इन द रूम जो भी है आपका। और इस तरीके से प्रेडिकेट में इज वाइज हमने यहां लिख दिया है। ऐसे ही आगे और भी लिख सकते हैं। हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज अ प्रोफेसर। ठीक है, ऐसे ही हम आगे और लिख सकते हैं। अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। यहां भी दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द वेज विदर्ड। ठीक है, ऐसे ही माय एल्डर ब्रदर।
इन मुंबई इज एन एक्टर। यहां हम गौर फरमाएंगे। गौर फरमाने वाली बात क्या है? गौर फरमाने वाली जो बात है, यहां देखेंगे कि हमने डिटर्मिनर में जैसे कहा था कि हमारे पास कुछ आर्टिकल्स होंगे और कुछ हमारे पास होंगे प्रोनाउंस। तो देखिए, द आर्टिकल है, हिज प्रोनाउन है, आर्टिकल है, और आपका दोज प्रोनाउन है, माय प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये आपके डिटर्मिनर है, एकदम क्लियर है। इस सेंटेंस में भी यहां देखेंगे आपका ओल्ड जो आपका एजेक्टिव है, एल्डर भी एजेक्टिव है, ब्लैक भी एजेक्टिव है, प्रेटी भी एजेक्टिव है, और अगेन एल्डर भी एजेक्टिव ही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ हम गौर करने वाली बात मैं जो आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे साथ सेंटेंस में बढ़ती जाती है चीजें, उस तरीके से हम स्पेसिफाई करते चलेंगे हर चीज को। जब तक चीजें नहीं बढ़ रही है सेंटेंस में, तब तक कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते। उससे पहले सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे हम कि नहीं सर, सब्जेक्ट जो हमारे पास होता है, वो जो सब्जेक्ट है सिर्फ नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटेंस में आगे घुसते गए, सब्जेक्ट के लिए आगे बढ़ते गए, वहां हम आगे आगे देखते रहे कि हमारे पास सारी चीजें एकदम क्लियर है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अब क्लियर जैसे डिटर्मिनर में हमारे पास ए अंदर होता है, आपका जो क्वालिफायर होगा वो क्वालिफायर हमेशा एडजेक्टिव रहेगा। नाउन जो होगा, जो हेडवर्ड होगा, हमेशा नाउन बन जाएगा, और एडजेक्टिवल फ्रेज आपका यहाँ रहेगा ही रहेगा। और प्रेडिकेट जो है आपका हमेशा, प्रेडिकेट के बारे में हमने बात अभी तक की नहीं है, इसे हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा तो समय लगेगा, मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। या फिर अगर चाहें कि नहीं या लिखना भी है साथ में, तो वैसे पहले यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में आपके लिए में लिख सकता हूँ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा। चलिए मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, नोटेबल पॉइंट जो है, नोटेबल पॉइंट जो है आपके ये होंगे यहाँ। सबसे पहला जो नोटेबल पॉइंट होगा कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगल रहेगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट सिंगल, या फिर एक होने की स्थिति में होने पर क्या होगा आपका जो हेडवर्ड जो होगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगल होगा तो वही हेडवर्ड होगा, सीधी बात है। सब्जेक्ट सिंगल है तो हेडवर्ड ही रहेगा वो। तो हेडवर्ड क्या हो सकता है आपका? हेडवर्ड क्या क्या हो सकता है? हेडवर्ड हो सकता है आपका नाउन, प्रोनाउन, या फिर आपका जीरंड भी बन जाएगा वो, आपका इन्फिनिटिव भी बन जाएगा वो। ठीक है, और आपका एडजेक्टिव भी वो बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगल रहेगा, सब्जेक्ट सिंगल होगा, तो आपका जो हेडवर्ड जो होगा, वो हेडवर्ड आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जीरंड भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। कोई बाउंडेशन यहां आपका नहीं है। क्लियर? दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट जो है आपका, जब आप सब्जेक्ट की व्याख्या करेंगे, मतलब सब्जेक्ट को जब हम आगे बढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर हेडवर्ड जो होगा आपका सदैव नाउन रहेगा। ध्यान रहे ना, ठीक है, एडवर्ड सदैव आपका फिर वो नाउन रहेगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो है, सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर सब्जेक्ट के पहले प्रयोग का होगा, जो सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा वो आपका क्वालिफायर होगा। सब्जेक्ट के पहले प्रयोग का मतलब जो हेड वर्ड के पहले प्रयोग जो होगा वो आपका क्वालिफायर रहेगा। तो जो तीसरा पॉइंट है, इसे देखेंगे। तीसरे पॉइंट में हमने कहा है, दूसरे पॉइंट में हमने बात कह दी है कि सब्जेक्ट की व्याख्या होगी और हेडवर्ड हमेशा नाउन रहे। ठीक है, और अब तीसरे पॉइंट हम देखेंगे यहाँ कि जब आपकी सब्जेक्ट की जो कर्ता की व्याख्या जिस शब्द से होगी, उससे पहले एक शब्द हम यूज करेंगे, जैसे हमने किया है, उसे हम क्वालिफायर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट की व्याख्या
एक शब्द से होने पर सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से होने पर यह का मतलब जो वर्ड जो सब्जेक्ट से पहले वर्ड आने वाला है, सब्जेक्ट से पहले प्रयोग होगा और इसे क्वालिफायर कहेंगे। ठीक है। मीन्स तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि जो सब्जेक्ट की जो हम व्याख्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो हम बता रहे हैं, उससे सब्जेक्ट से पहले एक वर्ड यूज करेंगे और जो वर्ड सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे वहां पर उस वर्ड को हम कहेंगे क्वालिफाई। ठीक है सर, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो चौथा पॉइंट है उसे जरा गौर से देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है हमारा, जब सब्जेक्ट से पहले दो शब्द प्रयोग होंगे तो पहले शब्द को डिटर्मिनर कहेंगे और दूसरे को क्वालिफायर कहेंगे। ठीक है। और यहां पर इस पॉइंट में जो क्वालिफायर हम यूज कर रहे हैं, यहां हमारा कोई डिसाइडेड नहीं है क्वालिफायर क्या रहेगा। अब चौथे पॉइंट हम से चीज क्लियर कर देंगे कि जब हम सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे का मतलब सब्जेक्ट से पूर्व प्रयुक्त शब्द जो शब्द यूज होंगे तो पहले शब्द को डिटर्मिनर कहेंगे। ठीक है। और दूसरे शब्द को क्वालिफायर कहेंगे। दूसरे शब्द को क्वालिफायर कहेंगे। अब यहां सब चीज क्लियर रहेगी। आपका डिटर्मिनर जो होगा, आपका क्वालिफायर जो होगा, यहां पर ध्यान देंगे क्वालिफायर हमेशा एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है। जैसे कि हम पीछे एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं, क्वालिफायर हमेशा आपका एडजेक्टिव रहेगा। हमने पीछे एग्जांपल्स में ये चीज देख ली है। और डिटर्मिनर मैंने आपको बता दिया डिटर्मिनर आपका क्या होता है। ठीक है। और अगर इससे ज्यादा और हमको डिटेल में सब्जेक्ट को लिखना है तो उसके लिए लास्ट पॉइंट में आपके लिए लिख देता हूं इधर, वो आपने देख ही लिया है। यहां फिर आप जो है एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करेंगे और ये हेड वर्ड यानी नाउन के बाद यूज होगा। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए यदि एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हो तो इसे का मतलब एडजेक्टिव फ्रेज को सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे यानी हेड वर्ड। मैं यहां लिख देता हूं, सब्जेक्ट हटा देते हैं यहां, हेड वर्ड के बाद प्रयोग करेंगे। क्लियर होगी इतनी सी बात? ठीक है। तो यहां जब भी हमको अगर एडजेक्टिव फ्रेज की जरूरत पड़ रही है सेंटेंस में तो वहां पर हम क्या करेंगे, आपका जो एडजेक्टिव फ्रेज होगा उसे हेड वर्ड के बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे नियम आपने लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इससे आगे थोड़ी सी और
में अब टॉपिक को खत्म करने की तरफ चल रहे हैं। तो 2-4 बातें और हैं, उन्हें और मैं बता देता हूँ। वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जब तक बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो अब देखेंगे हम जो 4 पॉइंट जो हमने नोट किए हैं, वो पॉइंट हमारे जो है 4 या 5 पॉइंट्स हमने देख लिए हैं और बहुत याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। उनको आप बिल्कुल याद रखिएगा, उन्हें आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है? तो ये सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करने वाले हैं। ठीक है? तो अब हम एक चीज़ यहाँ हमने देखी कि अगर आप जो है जब सेंटेंस लिख रहे हैं, सब्जेक्ट की बात जब आप करेंगे, तो आपका डिटरमिनर और क्वालिफायर, डिटरमिनर और क्वालिफायर आपके हेड वर्ड से पहले आएंगे। ठीक है? डिटरमिनर और क्वालिफायर आपके हमेशा हेड वर्ड, जो कि हमेशा नाउन होता है, से पहले आएंगे। इतनी सी बात आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है? और एडजेक्टिवल फ्रेज जो होगा आपका, एडजेक्टिवल जो फ्रेज है आपका, वो हमेशा हेड वर्ड के बाद आएगा। हेड वर्ड के बाद आता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सब्जेक्ट की बात चल रही है सर। ठीक है? तो अगर इस तरीके से हम यूज करेंगे, तो हमारे पास जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा, वो क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस फिर क्या बनेगा इस तरीके से? जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस रहेगा, वो रह जाएगा आपका, क्या रहेगा? सबसे पहले आपका डिटरमिनर आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद आपका आएगा एडजेक्टिव, या फिर उसे क्वालिफायर कह सकते हैं, जिसे आप क्वालिफायर कहते हैं। ठीक है? इसके बाद आएगा आपका नाउन, जो आपका हेड वर्ड है। ठीक है? और इसके बाद में आएगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, और फिर इसके बाद में आता है आपका प्रेडिकेट। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये था आपका सब्जेक्ट के बारे में। इतना डिटेल से सब्जेक्ट मैंने आपको समझाया है, लगभग 1 घंटा हो गया है मुझे आपको समझाते-समझाते। चलिए, इसके बाद अब आपने 1 घंटे से इतना वीडियो देखा है, इतना समझा है, तो थोड़ी-सी 2 बातें और आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि जीरंड और इन्फिनिटिव को भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर देते हैं। ठीक है? इतनी तो आपकी समझ में बात आ गई है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि इनको भी हम क्वालीफाई करने के लिए, इनको और डिटेल में बताने के लिए कभी कुछ और दूसरे शब्दों का यूज़ करना पड़ता है। किनको? जीरंड और इन्फिनिटिव को बताने के लिए। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो अब मॉडिफायर ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको मॉडिफायर ऑब्जेक्ट और बता देता हूँ। उसके बाद फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे प्रेडिकेट की। ठीक है? तो चलिए मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ जो आपकी नोटेबल चीज़ है, जो विशेष है। ठीक है? जो स्पेशल चीज़ है, जो नोटेबल चीज़ है, विशेष है, सबसे अलग हटके है, तो हमने क्या देखा है कि हमने देखा है कि जब हम सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगल हम यूज़ कर रहे हैं, तो सिंगल सब्जेक्ट के साथ-साथ में हम क्या करते हैं, वहाँ पर जब सिंगल सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो जीरंड भी हमारे साथ यूज़ हो जाता है, इन्फिनिटिव भी यूज़ होता है, नाउन भी यूज़ होता है और प्रोनाउन भी यूज़ होता है। क्लियर है इतनी सी बात? तो जब इतने सारे काम हो रहे हैं, तो कभी-कभी हमने एग्जाम्पल देखा है पीछे, एग्जाम्पल देखा है हमने कि आपका जो हमने जीरंड यूज़ किया, इन्फिनिटिव यूज़ किया, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने क्या कर दिया, एक वर्ब को रख दिया जो आपका प्रेडिकेट बन गया। ठीक है? जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया स्मोकिंग। अगर आपको याद है, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। ठीक है? यही तो लिखा था।
तो आपका जो स्मोकिंग है वो है आपका जीरंड, और उसके बाद का जो हिस्सा है ये है आपका प्रेडिकेट। जीरंड का मतलब ये आपका सब्जेक्ट हुआ ना, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सिंगल काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट है, जीरंड है और एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर आपने बार वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसे देख लेना जरा जा करके, समझ में आ जाएगा। तो यहां हमने देखा। अब इसके बाद जो मैं बात कहना चाहता हूं वो क्या कहना चाहता हूं कि कभी स्मोकिंग के बाद में हमें कुछ और एडिशनल वर्ड का यूज करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, अब मॉडिफायर ऑब्जेक्ट को मैं बताने के लिए यहाँ आया था। तो अब देखते हैं जरा आपका मॉडिफायर ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पहले सबसे पहली जो चीज है मैं जो बताना चाहता हूँ, जो लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, आप यहाँ मेरे साथ साथ लिख लीजिए कि आपका जीरंड और इन्फिनिटिव, जीरंड और इन्फिनिटिव जब चलिए ठीक है, जब को छोड़ देते हैं, यहाँ जीरंड और इन्फिनिटिव की व्याख्या के लिए कभी कभी अन्य शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो जीरंड और इन्फिनिटिव मतलब जब सब्जेक्ट का काम करेंगे, इनकी व्याख्या के लिए कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, कुछ दूसरे वर्ड्स का यूज करना पड़ता है, एडिशनल वर्ड्स, और उनको हम क्या कहते हैं, आपका मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखते हैं मॉडिफायर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आपके सामने कुछ मैं एग्जांपल्स लिखता हूं तो आप बहुत सरलता के साथ समझ जाएंगे। देखिए, मैं यहां लिखता हूं शुरुआत में आपके लिए, यहां लिखता हूं मैं हेड वर्ड, यहां आएगा आपका मॉडिफायर ऑब्जेक्ट, और यहां आएगा आपका प्रेडिकेट। ठीक है, अब ये जो हेड वर्ड और मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है, ये किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है सर आपका सब्जेक्ट। ये जो हेड वर्ड और मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है ये आपका हेड सब्जेक्ट का ही हिस्सा है। तो जो चीज आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जहां तक है मेरे हिसाब से आपकी समझ में वो बात आ रही है। तो अब यहां देखेंगे हम कि हेडवर्ड हमने जो यूज किया, मैंने कहा था ना, जीरंड और इन्फिनिटिव, ये होंगे हमारे हेडवर्ड, इनको कभी कभी यूज करते हैं, तो इन्हीं के बारे में बात चल रही है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, मैंने लिख दिया वॉकिंग। ठीक है, अब इसको क्वालिफाई करने के लिए, इसकी और डिटेल जानने के लिए हम कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूं वॉकिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, और मैं लिख देता हूं प्रेडिकेट में इज यूजफुल। अब हम कहेंगे कि सर ये लगाना क्या जरूरी था, इन द मॉर्निंग? नहीं सर, बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। लेकिन अब असल में क्या होता है, टहलना शाम को भी होता है, सुबह भी होता है, तो आप टहलना कब चाहते हैं, शाम को या सुबह को, आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो हमने इसको और क्लियर कर दिया कि हम सुबह में टहलेंगे तब ज्यादा उपयोगी। तो हमने कह दिया ना, ये जो आपका वॉकिंग है, ये है आपका हेड वर्ड, जीरंड है, नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट है। क्लियर हो गई इतनी सी बात आपके दिमाग में? लेकिन हमने इसे और डिटेल बता दी इसके बारे में, और क्वालिफाई कर दिया कि इन द मॉर्निंग हम सुबह में टहलेंगे, तब वो आपके लिए उपयोगी होगा। इसे अगर हम एक बार को हटा दें, मॉर्निंग इन द, ये आपका वॉकिंग इन द मॉर्निंग एक बार को हम हटा देते हैं, तो वॉकिंग इज यूजफुल सेंटेंस कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर यहाँ आपका बीच में से मॉडिफायर ऑब्जेक्ट जो हट जाएगा, इसकी कोई डिटेल नहीं रहेगी। फिर आपका ये जो आपका सिंपल हेडवर्ड वॉकिंग जो है, ये नाउन का ही काम करेगा, नाउन का काम अभी भी कर रहा है। क्लियर होगी बात? मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि मॉडिफायर ऑब्जेक्ट भी एक चीज होती है, टर्म होता है। इसे भी आप थोड़ा, इसे भी बिल्कुल अनविज्ञ न रहे, इसे भी आप समझ लें। ठीक है सर।
इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये तो थी आपकी आईएनजी लगा करके जीरंड वाली बात। में इन्फिनेटिव लगा करके आपको और बात बता देता हूं, तो उसे भी जरा आप देख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ टू ओबे, और यहां मैं इसके लिए लिख सकता हूं आर टीचर्स इज आर ड्यूटी। ठीक है, तो यहां देखेंगे टू ओबे जो आपका इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव होता है, और ये आपका वर्ब या नाउन का काम कर रहा है। और यहां जो हमने यूज किया है वर्ड आर टीचर्स, इसकी डिटेल्स बताने के लिए, ये आपका मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है, इज आर ड्यूटी, ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो यहां पर अब यहां इन्फिनेटिव के साथ में ये सेंटेंस कब यहां पर लगभग इनकम्प्लीट आपका रहता है, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता था। लेकिन कुछ सेंटेंस, जैसे पिछले मैंने एग्जांपल लिख दिया था आपका, एक जो सेंटेंस लिखा था टू एयर इज ह्यूमन, और एक और सेंटेंस लिखा था मैंने टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। वो भी सेंटेंस एक तरीके के हैं, उनमें हमारे पास कोई मॉडिफायर ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस हमारे पास आर टीचर्स इज, ये हमारे पास एक मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बाकी के और डिटेल में और इनके एग्जांपल्स में पीडीएफ बना करके आपके लिए टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और वही पीडीएफ आपको फेसबुक से भी मिल सकती है, तो आपसे बस आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर लीजिए। तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया है। बहुत लंबा मैंने पढ़ाया है, लंबा वीडियो हो सकता है और है भी, क्यों ना होगा, क्योंकि आप डिटेल में जानेंगे तो आपके लिए वो वीडियो लंबा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट में कोई चीज डिटेल में आप नहीं सीख सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहे, और हमें विश्वास दिखाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप विश्वास हमारे साथ दिखाते रहिए। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि सारी वीडियोज जितने भी टॉपिक्स हैं एकदम डिटेल से डीप में जाकर के आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, और बिल्कुल बिल्कुल डीप में डिटेल में आपको समझाऊंगा भी। तो आप जल्दी से जल्दी, आपसे फिर वापस से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई दिक्कत आ रही है आपको नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिए, पूछ लीजिए। मेरा नंबर पब्लिक है, आपका मेल, मेरे आपके लिए मैंने मेल भी पब्लिक कर दिया है, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। चलिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, बने रहिए बिगिन टू लर्न के साथ। और आपके लिए एडवांस में होली की शुभकामनाएं। बिल्कुल आप साफ स्वच्छ और एक बढ़िया होली खेलें। धन्यवाद।